नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश में 28 उम्मीदवारों के लिए अखाड़ा अब तैयार हो चुका है। उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, नेताओं के धुआंधार दौरे जारी हैं। 3 नवंबर को मतदान से पहले अब नेताओं के दौरे भी तेज हो गए हैं। दनादन चुनावी सभाएं हो रही हैं। इस दौरान जुबानी तीर भी चलाए जा रहे हैं। एक दूसरे क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। दरअसल सत्ता के इस महासंग्राम में हर एक सीट जरूरी है। किसी को अपनी सत्ता बचानी है तो किसी को सत्ता में वापसी करनी है। उपचुनाव के इस अखाड़े में मुद्दे कम, बयानों के तीर ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम 28 के अखाड़ा के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ की तारीफ करवाने का विचार उल्टा पड़ गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बुजुर्ग महिला को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और कहा, ये हमारी दादी हैं। दादी, ईमानदारी से बताना, आपको हमारी कसम है, सौगंध है, मैं आपका पोता हूं। कमलनाथ सरकार में क्या क्या कमी थी, जिस पर दादी ने झट से ही जवाब दिया, कहा बहुत कमियां थी। इस पर पटवारी ने कहा जैसे दादी फिर बोली बहुत कमियां थी। वैसे पटवारी ने तुलसी सिलावट पर सवाल किया तो दादी ने कहा, काम करोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो कौन पूछेगा। सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे अब बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत नहीं, ये जो तुलसीराम भैया चलते चुनाव में 5 साल का चुनाव हुआ था और बिक गए, तो ये काम अच्छा हुआ है बुरा हुआ? नहीं बुरा हुआ। कैसा रहा? बिकना चाहिए जनप्रतिनिधि को। काम करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो नहीं। जनप्रतिनिधि को बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? नहीं बताओ आप। नहीं बिकना चाहिए। नहीं आप बताओ, ईमानदारी, झूठ बोलोगी तो नहीं उनको बोलने दो मन से। नहीं। तो इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि 15 mहीने से जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जनता को बेवकूफ बनाया, ये उसी की आवाज है। जी अपने 15 महीनों के शासनकाल में जो गलतियां और पाप जनता से पूछ रहे थे, उसका जवाब मिलना शुरू भारतीय जनता पार्टी और जनता ने कर दिया। अब जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा क्या गलती थी कमलनाथ सरकार की? अम्मा ने तपाक से जवाब दे दिया, एक नहीं बहुत सारी गलतियां थी, कई सारी गलती थी। कहां से शुरू करूं, कहां खत्म? जवाब मिल गया पटवारी जी? नहीं मिला हो तो जरा और जनता से पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो जनता 10 नवंबर को जो परिणाम देगी 28 विधानसभा क्षेत्रों में, उसको समझ लीजिएगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अरुण त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। अरुण, ऐसी क्या वजह थी कि जीतू पटवारी को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने अपने सरकार की कमियों को दादी से पूछना चाहा और यही उन्हें मुनासिब लगा, लेकिन जो जवाब दादी से सामने आया है वैसे किरकिरी हो गई है जीतू पटवारी की? बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी ने दादी को इसलिए मीडिया के सामने लाया कि कुछ दिन पहले जब से अपनी ये साइकिल से चुनाव प्रचार कर रहे थे। सांवेर का जो इलाका है, इंदौर का जो शहरी इलाका है, वो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। और जीतू पटवारी सुबह साइकिल से यहाँ प्रचार प्रसार करने जाते हैं, उनके समर्थक भी उनके साथ होते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले जब इन दादी से जीतू पटवारी की मुलाकात हुई थी, तो दादी ने कांग्रेस की सरकार और राजीव गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तारीफ की थी। तब जीतू पटवारी बड़े गदगद हो गए थे और जीतू पटवारी ने जाकर इनके पैर छुए थे इन दादी के। उसके बाद आज जब जीतू पटवारी ने इनको मीडिया के सामने लाए, वो इसीलिए मीडिया के सामने लाए कि वो कमलनाथ की और कांग्रेस सरकार की तारीफ करे, लेकिन उस दौरान दादी ने बता दिया कि कई कमियां थी कमलनाथ। बिल्कुल, दादी ने बता दिया है बहुत कमियां थी और ऐसी उम्मीद जीतू पटवारी नहीं कर रहे थे दादी से। आप बने रहेगा अरुण। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत। आपको आवाज आ रही सर?
जी बिल्कुल आ रही है आपको, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। आप देख भी रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी की किरकिरी हुई है और कमलनाथ लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई मेरी क्या गलती थी, आप लोगों ने भी गलतियों का पिटारा निकाला था, और अब जीतू पटवारी ने पूछा कि बताइए क्या कमियां थी, तो दादी ने कहा बहुत कमियां थी। देखिए, जीतू पटवारी की किरकिरी का मात्र मामला नहीं है, ये तो कमलनाथ सरकार की सच्चाई है। जब कमलनाथ जी पूछ रहे थे कि हमसे क्या कसूर हुआ, हमसे क्या पाप हुआ, हमसे क्या गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी गलतियां गिनाना। अब तो जनता गिना रही है, अम्मा ने गिना दी, वो तमाम कमियां बताई कि बहुत सारी कमियां थी। आप लोगों में जब पूछेंगे अलग अलग वर्गों में तो उत्तर मिलेगा, क्योंकि उस 15 महीनों में त्राहिमाम हो गया था। वचन पत्र के वादे तो भूल जाइए, उनको पूरा करना ना करना, उसके अलावा भी जो उन्होंने जिस प्रकार के अराजकता का माहौल खड़ा किया था, कुशासन का माहौल खड़ा किया था, दलाल चारों ओर घूमना शुरू हो गए थे, भ्रष्टाचार का तांडव मचाना शुरू कर दिया था। जनता में सब पता है, जनता रिकॉल कर रही है कि किस प्रकार का शासन था। तो ये किरकिरी जीतू पटवारी जी की नहीं, किरकिरी तो कमलनाथ सरकार की है। बिल्कुल, तो जीतू पटवारी की किरकिरी नहीं, कमलनाथ की किरकिरी मीडिया के सामने कराई जीतू पटवारी ने। आप रजनीश जी बने रहिएगा। इस वक्त अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय सिंह जी, जीतू पटवारी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों से पूछ भी रहे हैं कि बताइए कमलनाथ सरकार की क्या गलती थी, कमलनाथ सरकार में अगर कमियां रह गई थी तो क्या कमियां थी। आज जब एक दादी से उन्होंने पूछा तो दादी ने तपाक से जवाब दिया कि बहुत सारी कमियां थी। मानते हैं आप कमियां थी सरकार में? देखिए, कमियां और गुण दोष का सवाल नहीं है। कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किए हैं हमारे काम, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे अतिथि विद्वानों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करना हो, चाहे हमारे बिजली के बिल की 100 यूनिट की योजना हो, गौशालाओं की योजना हो, चाहे निराश्रित पेंशन दुगनी करने की योजना हो, हर तरह का लेखा जोखा जनता के सामने है। अब हमारे नेता जीतू पटवारी जी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो या फिर ना भी हो, मैं इस बात को भी नहीं कह रहा हूं कि वो उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी की व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकती है। लेकिन समग्र रूप से कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां सबके सामने है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 7 महीनों में इन्होंने योजना बंद कर दी। एक भी तो दादी का जो रिएक्शन था, आप उसके साथ सहमत हैं? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय से सरकार की उपलब्धियां या नहीं अजय सिंह जी, जिस मंशा के तहत इसे पूछा गया था ना सर कि हो सकता है दादी तारीफ कर देंगी, लेकिन तारीफ तो नहीं हुई, किरकिरी जरूर हो गई है। देखिए, मंशा का सवाल नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जनता के बीच में स्पष्ट तौर पे खुले मन से जाते हैं। हम प्लांट करके लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह का झूठ फरेब नहीं करते हैं। 15 महीने की उपलब्धियां हमारे सामने हैं और जो जुमलेबाजी। बिल्कुल, तो आप मान रहे हैं कि 15 महीने की आपकी उपलब्धियां हैं। रजनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, अगर यही महिला खुदा ना खास्ता कमलनाथ की तारीफ करती, भूरी भूरी प्रशंसा करती, तारीफ ज्यादा हो जाती, तब आप सर क्या करते? क्या इस महिला की बात को आप मान लेते, आगे बढ़ते इसको लेकर? जिक्र आपके संवाददाता कब कर रहे थे, बता रहे थे कि कौन अम्मा है, पहले इन्होंने क्या कहा था, फिर आप मीडिया के सामने जीतू पटवारी जी क्यों लाए। अब जीतू पटवारी जी का तपाक से उत्तर मिल गया तो आप उस पर संदिग्ध बनाने का काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इतनी सोच इन नेताओं में तो होनी चाहिए, तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए गलतियां हुई। अरे आईना में तो क्यों ढूंढते हो, जब आपकी शकल ही बद्दी है, शकल ही बदसूरत है, तो शकल ही ऐसी है, उसको स्वीकार कीजिए, आईना को दोष मत ढूंढिए। और यही काम कांग्रेस पिछले 5-6 महीनों में लगातार काम कर रही है, गाली गलौज दूसरों को दे रही है, अपने 15 महीनों के कुकर्म धक्कर्म जो रहे हैं उसको देख नहीं रही है, आत्मावलोकन कर रही है। गलतियां तो कुल मिलाकर कांग्रेस को और बीजेपी दोनों को ही आत्म अवलोकन की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऐतिहासिक उपचुनाव है, सबसे बड़ा ये चुनाव है मध्य प्रदेश की राजनीति का, और इसमें एक एक नए नए दांव अपनाए जा रहे हैं। और आज जो ये तस्वीर उभर कर सामने आई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि मीडिया के सामने जीतू पटवारी ने अपनी किरकिरी करवा ली। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी और अजय सिंह यादव साहब, और हमारे सहयोगी अरुण का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने मारा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सुनियोजित तरीके से मारा है। एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पर सांसद ने गंभीर आरोप लगाए। नहीं कर सके और बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहने में आता है कि गांव गरीब मजदूर किसान और दलित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते हुए हमारे भाई आदरणीय मनोहर ऊंटवाल जी शहीद हो गए। वो बीमारी से नहीं गए, उनका सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की सरकार ने उनको मारा है। तो सांसद ये क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आगर सीट से मनोहर ऊंटवाल विधायक थे और वो इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मौत को हत्या से जोड़ा जा रहा है। सांसद साहब कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से उन्हें मारा गया है। मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से मारा है। ये बड़ा आरोप है और बहुत ही गंभीर आरोप है सांसद जी की तरफ से। आगर सीट से मनोहर ऊंटवाल विधायक थे और बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर एक बड़ा इल्जाम, गंभीर इल्जाम लगा दिया है। कांग्रेस पर सांसद ने मनोहर ऊंटवाल को मारने का आरोप लगाया है। सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने मनोहर ऊंटवाल को मारा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आगर से रजनीश सेठी जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये तो सांसद जी की तरफ से बहुत ही गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा सुनियोजित तरीके से मनोहर ऊंटवाल को मारा गया। जी हाँ, ये महेंद्र सोलंकी द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाया गया है। आज वो मंच से उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से मारा है। बीमार थे और उनको बीमारी से नहीं मरे हैं, जबकि उनको सुनियोजित तरीके से मारा गया है। तो निश्चित रूप से काफी गंभीर आरोप है सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा। और हमने जब पत्रकारों ने सवाल भी किया तब भी वो इस बात पर अटक रहे कि हाँ, मनोहर ऊंटवाल को कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से मारा है। देखते हैं अब कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देने के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इस दौरान वह बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के पक्ष में प्रचार के लिए दतिया के उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भगवान भास्कर के दर्शन किए और फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार नारियल और शैंपेन का मुद्दा उठाया। शिवराज ने कहा कि मैं जब जनता को दंडवत प्रणाम करता हूं तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बड़े वादे किए, 2 लाख का ऋण माफ करने का वादा किया, लेकिन किया कुछ नहीं। कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। पहले देखो जब कांग्रेस था पिट्टी से देश में जलाते थे, हर कोई आके बताता था और उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में खिड़की बांध के बैठ जाते थे। ये नरेंद्र मोदी है, अगर चीन ने आकर दिखाई भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा तो उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक दिया। हमारे वीर महात्मा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। विजयवर्गीय ने कहा कि हरदीप सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी तक गलत पार्टी में थे। वहीं विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पहली बार इतने हल्के शब्दों का प्रयोग हुआ है राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को नालायक कहा, मैं समझता हूँ ये अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है और इसलिए मैं उनकी बात का कंडेम भी करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो अपने गिरेबान में जाके, कि यदि वो गद्दार कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में जाके देखें, कांच में अपना आईने में अपना मुंह देखें कि गद्दार कौन है। और अब आपको ले चलेंगे अशोकनगर। सत्ता के महासंग्राम में
हर एक सीट जरूरी है। ऐसे में क्या है अशोकनगर का सियासी गणित, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 1 नवंबर 1956 को वजूद में आए अशोकनगर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 विधानसभा अशोकनगर और मुंगावली में इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। अगर अशोकनगर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और जब चुनाव ऐसा कि सत्ता रह सकती है या बदल सकती हो तो सीट की अहमियत खासी बढ़ जाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट के संग्राम को हर हाल में जीतना चाहते हैं। कृषि प्रधान अशोकनगर में खास तौर पर गेहूं की फसल होती है और शरबती गेहूं यहां का खासा मशहूर है। अशोकनगर सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है। साल 2003 में बीजेपी के जगन्नाथ सिंह चुनाव जीते थे। वहीं 2008 में बीजेपी से लड्डू राम कोरी जीते थे, जबकि 2013 में गोपीलाल जाटव ने जीत हासिल की थी। लेकिन साल 2018 में जनता का मूड बदला और कांग्रेस के जजपाल सिंह जज्जी ने बीजेपी के लड्डू राम कोरी को हराकर सीट हासिल कर ली। अशोकनगर सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं, विकास, रोजगार के अलावा यहाँ के लोग अरसे से रेलवे अंडर ब्रिज की मांग करते रहे हैं, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं लोग केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग भी कर रहे हैं। उद्योग की मांग भी हमेशा से ही उठती रही, लेकिन इस बार किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। उद्योग की कमी होने से युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। साथ ही इस बार चुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी काफी अहम है। अशोकनगर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 1,96,527 है, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,03,814 है। साथ ही महिला वोटर की संख्या 92,707 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटर की संख्या सिर्फ 6 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत करीब 74.46% रहा था। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से अशोकनगर में अनुसूचित जाति वर्ग, यादव, रघुवंशी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर सबसे ज्यादा 38,000 मतदाता अनुसूचित जाति से हैं। दूसरे नंबर पर 28,000 यादव मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और कुशवाहा समाज 14,000 मतदाता, 10,000 जैन, 12,000 मुस्लिम के मतदाता हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जाति फैक्टर यहाँ पर भारी पड़ता है या विकास का फैक्टर, और जनता आखिरकार किस पर मुहर लगाती है। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 28 का अखाड़ा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बीजेपी की नगर कार्यकारिणी का गठन सांबेर उपचुनाव के तत्काल बाद होगा। इसके लिए विधायकों और पूर्व विधायकों ने नाम दे दिए गए हैं। हालांकि कुछ नामों को लेकर विवाद की स्थिति है। इसी वजह से पहले भी नगर कार्यकारिणी का गठन रुक गया था और अब उपचुनाव कारण बना है। इस बार जिन नेताओं की पार्षद टिकट पर दावेदारी है उन्हें अवसर ना देना तय हुआ है। हालांकि ऐसे नेता खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि वह कार्यकारिणी में आकर टिकट का दावा कमजोर करें। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीबे ने कहा कि नगर टीम को लेकर पहले दौर की चर्चा हो चुकी है। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। और सीएम भूपेश बघेल बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी गई है। देश में कांग्रेस के 30 नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सीएम भूपेश प्रचार करेंगे। और इधर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत और उमेश पटेल का नाम शामिल है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़
ग्वालियर सीट में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि मध्य प्रदेश में हमारे पुराने संबंध हैं और वहां पर पार्टी के लिए हम चुनाव प्रचार करेंगे। देश का तो हमेशा हम लोग पालन करते हैं और जिन जिन कांग्रेस के विधायक और माननीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, और जैसा आपने कहा कि ग्वालियर के लिए मेरा भी नाम है, हम लोग मध्य प्रदेश में जिन लोगों का नाम है वहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। तो 28 का अखाड़ा में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।